हाय एंड वेलकम टू द स्केप्टिक शो। टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। आज मेरे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जावेद बेग भाई। ये एक पॉलिटिकल लीडर हैं। कश्मीर में एक पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट सेकुलर, ये उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। और ये अलग अलग पब्लिकेशन पे आर्टिकल्स भी लिखते हैं, ये एक राइटर भी हैं। तो कैसे हैं भाई? आपका स्केप्टिक शो पे क्या बहुत बहुत मैं स्वागत बिल्कुल है। ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अभी मूवी रिलीज होने के बाद, द कश्मीर फाइल रिलीज होने के बाद कश्मीर के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि जो कश्मीर में रह चुका है, आप रह चुके हैं, उनसे ये कहानी सुने। और कोई वैसा बंदा जो कि अभी भी कश्मीर में रह रहा है और अभी के हालात से भी वाकिफ है, तो उसके लिए मैंने आपको बुलाया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कश्मीर में जो टेररिज्म है उसका शुरुआत कब हुआ और क्या क्या फैक्टर्स थे इसके पीछे। ये बहुत सारे रीजंस है। एक रीजन इसका 1987 का जो इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन, जिसमें कांग्रेस और यही की एक रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिगिंग की थी। उस वक्त यहाँ कश्मीर में एक रिलीजियस लाइन की एक पॉलिटिकल पार्टी तश्कील दी गई थी, और यू कैन से कोalition, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, that was amalgam of many Muslim or you can say religious parties. तो उनके वो इलेक्शन लड़ रहे थे। इलेक्शन रिग किया गया और उसकी वजह से जो है एक एक्सक्यूज मिल गया उन एलिमेंट्स को या उस आइडियोलॉजी को जो पहले से ही वाज एंटी इंडिया। और बांग्लादेश सेपरेट होने के बाद पाकिस्तान हैड दिस एजेंडा ऑफ रिवेंज, और हिंदुस्तान के टुकड़े करने हैं। उस वजह से दे वर लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज, ताकि वो रेडिकल कर सकते हैं कश्मीरियों को, मिसलीड कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं। 87 इलेक्शन रिगिंग वाज द टिपिंग पॉइंट जब से स्टार्ट हुआ। सो देन इन 89 this facade started. 87 में those who participated in election, Pakistan gave them access to cross over, get trained, got arms and ammunition. So then they started this, terrorist activities. So this, everything started after 1987 election. Yes, that is the शुरुआत of this militancy या फिर सेपरेटिज्म वहीं से स्टार्ट हुआ। मैं आपसे पूछने वाला था कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, बट आपने इसका आंसर पहले ही कर दिया। तो लेट 1980s में और अर्ली 1990s में कश्मीर वैली में क्या सिचुएशन कैसा था? जो डिवाइड हो गया था सोसाइटी का, वो कैसा था? 87 से पहले it was peaceful. Kashmir used to be the most progressive state of our country. GDP was very high. People were very progressive, development oriented. Kashmir was once upon a time called Switzerland of not only our country but Asia. So it was very peaceful. People were very progressive. 87, that election rigging changed everything. Hundreds of thousands of Kashmiri youth crossed over, got trained by militant training in centers, given ammunition. Then this law and order was like it was something like, you can say, some South African nation, Sudan, or people started killing each other. Militants and security forces encounters started taking up. Many civilians were killed. Then आप म्यूट पे हो गए हैं। so this all started after 1987 election rigging. So very unfortunate. Shouldn't have happened, but yes, it happened. And national conference and Congress
is wholly and solely responsible for this. Then Pakistan took advantage of it. Radicalized Kashmiris, misguided youth, gave them ammunition. This all started, very, very unfortunate. एक्सोडस के दौरान क्या क्या हो रहा था उस वक्त जब कश्मीरी पंडित को जब भगाया जा रहा था, उस वक्त के हालात कैसे थे? उस वक्त क्राइम जो था उसका नेचर क्या क्या था? लाइक उस वक्त क्या क्या हो रहा था? ये पूरा वो क्या कह सकते हैं हम, एक जैसे जंग का माहौल पैदा किया गया. More than 100,000 Kashmiri youth crossed over. आप फ्रीज हो गए हैं. सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए it was हर एक जगह पे ना वो जंग का माहौल था. तो पूरा वो सोशल फैब्रिक जो है खत्म हो चुका था. माहौल बहुत खतरनाक था उन दिनों. 90s का तो मुझे नहीं पता, बट हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था. बट देन लेट 90s में आई हैव सीन इट माई सेल्फ, पीपल बीइंग किल्ड इन माई विलेज. 4-5 people were killed in my village. Many of my friends, childhood friends, were killed. तो हर लिहाज से वो जंग जदल का जो माहौल था वो that was horrible. That was very horrible. I don't have words to say how difficult it was, but it was very horrible. Very horrible. लेट 90s में तो आप बच्चे होंगे, तो आपके दिमाग पे तो बहुत गहरा असर पड़ा होगा. Everyone, all of us were influenced psychologically, very badly influenced, and almost every individual in Kashmir was psychologically terrorized, if not physically, but psychologically, all of us. And every second individual of Kashmir got directly, indirectly affected by terrorism. We have suffered a lot and very unfortunate. तो अगर हम लोगों को किसी ग्रुप को अगर रिस्पॉन्सिबल ठहराना होगा टेररिज्म के शुरुआत के लिए और एक्सोडस के लिए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल था इतने कत्लेआम के लिए? See, there is always a group in every society. We call them black sheeps. We also have a group of black sheeps in Kashmiri society. The same group with National Conference and Congress, rigged election, same group, started pushing Kashmiri youth towards LOC, got them trained, then again misguided them, used them against country, then against our own people, our own society, Kashmiri Pandits. So this very small percentage is everywhere. It's everywhere. You can't, name them, but yes, this group is everywhere. Even that group is, very active now. You might have seen or heard. In last 1 month, more than 30 people were targeted in Kashmir, civilians, most of them Hindus from outside. So this group is still there. This group is very active. And, this group has damaged Kashmir, which otherwise was kept very high by the people looking, up to Kashmiriyat. So this is very unfortunate. This group is very active now. It was very active then. And this group is not, you cannot define them as a particular group, but this group is in our society. You'll find their elements even in our administration. You will find their elements in our society, in our social institutions, religious institutions.
government institutions. तो जब मैं एक्सोडस के बारे में पढ़ रहा था तो आई वाज सरप्राइज कि स्टेट की जो मशीनरी थी वो इतने बड़े कत्लेआम को रोक क्यों नहीं पाई। एंड अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट में सोसाइटी में ये लोग बिल्कुल मिक्स्ड मैच हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो लोकल पॉलिटिशियन थे या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो इन ग्रुप्स में मिले हुए थे और इसी कारण से स्टेट इस एक्सोडस को रोक नहीं पाई, या फिर अब तक हम ये टेररिज्म को सॉल्व नहीं कर पाए हैं कश्मीर में? इसमें एक चीज है, जिनके हाथ में गन था उन्हें डायरेक्शंस पार से मिलती थी, और यहाँ भी कुछ लोग उन डायरेक्शंस को बड़ा पालन करते थे। वो असल में दैट इज हेट्रेड टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज, हेट्रेड टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। वरना कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी हिंदू में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मजहबों का फर्क है। तो वो जो लोग हैं वो हर एक सोसाइटी में होते हैं। वो लोग किसी और सोसाइटी में भी हो सकते हैं जिनका दूसरे मजहबों के साथ बड़ा वो विदाउट एनी रीजन दे हेट अदर रिलीजन्स। दैट ग्रुप इज आल्सो इन कश्मीर। उस ग्रुप को पार से डायरेक्शंस मिली यहाँ की सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए, तो उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया। वो नफरत रखने वाले लोग आज भी है जो बाकी मजहबों से या फिर बाकी मसलकों से। मुसलमान तबके में ही अलग अलग मसलक है, एक मसलक के लोग दूसरे मसलक के लोगों को बराबर के मुसलमान भी नहीं मानते। ये तो एक हकीकत है। वो ग्रुप उस वक्त भी था, उस ग्रुप ने पार की डायरेक्शंस पे कश्मीरियों का ही कत्लेआम किया, कश्मीरी पंडित्स को, विदाउट एनी रीजन। कश्मीरी पंडित वाज नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग, सियासत में भी इन्वॉल्व नहीं थे, वो तो अपना काम काज कर रहे थे। तो उनको बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी रीजन के मार दिया गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। जब भी इस तरह का कत्लेआम, इस तरह का ये मर्डर होता है इतने मास लेवल पे, तो हिस्ट्री में एक पैटर्न है कि कुछ लोग तो क्राइम करेंगे, वो एक छोटा पॉपुलेशन होगा जो कि क्राइम करेगा, लेकिन वहां पे जो बड़ी मेजोरिटी पॉपुलेशन होती है वो कंप्लेसेंट हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ कि कश्मीर में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो कंप्लेसेंट हो गई थी एक्सोडस के वक्त और उसको रोक नहीं पाई, या फिर वहां पे एक डिफेंस रेडी नहीं कर पाई? वेरी अनफॉर्चुनेट। ये दिस इज ऑल बट ट्रुथ। यही तो अगर हम देखेंगे गुजरात में भी तो यही हुआ। गुजरात में कुछ मुसलमान मारे गए, और मैं चूंकि एक मुसलमान हूँ, यहाँ हर कोई कहता है कि गुजरात के हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, जो हकीकत नहीं है। एक ग्रुप होता है जो एक मोटिवेटेड ग्रुप होता है, उस ग्रुप ने ये गुनाह किया, जिसकी वजह से पूरे गुजरात को हम दोषी ठहराते हैं। और यही बात है, कश्मीर में सारे मुसलमान तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन हाँ, जब मेजॉरिटी साइलेंट हो जाती है तो उस मेजॉरिटी को भी उस गुनाह में शरीक ठहराया जाता है। कश्मीर में जिन एलिमेंट्स ने या एक छोटे से तबके ने जो वो गुनाह किया कश्मीरी पंडित्स को मार के, उस वक्त जो मेजॉरिटी कम्युनिटी चुपचाप खड़े देख रहे थे, कुछ कर नहीं पाए। और ऑब्वियस है एक डर का माहौल था, लेकिन उन्हें दोषी इसलिए नहीं ठहराया जा रहा है कि उन्होंने सबने मिलकर कश्मीरी पंडितों को मारा, बल्कि वो बचा नहीं पाए। कश्मीरी पंडित एक छोटी सी मिनॉरिटी कम्युनिटी थी, यहाँ पे मिनिस्क्यूल माइक्रो मिनॉरिटी थी। तो एक जिम्मेदारी होती है मेजॉरिटी की, मिनॉरिटी को हमेशा फील सेफ कराए। ये एक जिम्मेदारी है, इसमें यू डोंट नीड और रिक्वायर रिलीजन टू अंडरस्टैंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। So this is a social responsibility more than religious or any other responsibilities. उसमें कश्मीरी सोसाइटी, rather civil society, failed in saving Kashmiri Pandits. So वो एक रीजन है why whole world is holding whole Kashmir responsible for this forces exodus. उसमें Kashmiri society are bound to take responsibility. ये तो हुआ, और इसमें one cannot change history, but yes, एक डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है अगर कश्मीरी सिविल सोसाइटी दे
themselves, without relying on government, start this reconciliation. कश्मीरी पंडित सबसे ज्यादा जम्मू के जगती कैंप में है. अगर कश्मीर से एक कारवां वहां पे जाए, 10,000 20,000 लोगों का एक कारवां वहां पे जाए, पैदल मार्च करके वहां एक एक फील दे उन्हें कि कश्मीरी सोसाइटी उनको वापस लाने के लिए बेताब है, कोशिश कर रही है. सो दिस विल एक्चुअली डू सम डैमेज कंट्रोल. एक डैमेज कंट्रोल हो सकता है. और अभी बहुत सारे लोगों का नाम भी बाहर आया है, जैसे बिट्टा कराटे जैसे लोग. तो ऐसा क्यों है कि जो ऐसे लोग जो इतना बड़ा बड़ा क्राइम किए हैं उनको आज तक पनिश नहीं किया गया है? देखो यार, बिट्टा कराटे तो एक इंडिविजुअल है. वो तो एक छोटा सा एलिमेंट है इसमें. बड़े बड़े गुनहगार तो मेरे हिसाब से वो सियासी जमातें हैं जिन्होंने बिट्टा कराटे या कोई और हो ऐसे लोगों को एक फ्री हैंड दिया था, जिन्होंने उस वक्त कश्मीरी पंडित पे जब जुल्म हो रहे थे, या कश्मीरी मुसलमानों पे. कश्मीरी मुसलमान तो हजारों की तादाद में मारे गए. कश्मीरी मुसलमान वो जो हिंदुस्तान के साथ थे, जो इंडिया, उन्हें मारा गया. तो उसमें बिट्टा कराटे से कई ज्यादा गुनहगार तो फिर मेरे हिसाब से उस वक्त की जो सियासी जमात थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके लोग, कांग्रेस के लोग. तो जो सजा बिट्टा कराटे को मिलेगी वही सजा उन लोगों को भी मिलनी चाहिए. गुनाह तो गुनाह है. गुनाह में आप एक को छोड़ के दूसरे को सजा नहीं दे सकते. जिन्होंने वो गुनाह किया, जो उस गुनाह में शरीक थे, या जिनके पास उस वक्त ताकत थी, सियासी ताकत, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत, उन्होंने अपनी ताकत को कश्मीरी पंडित को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उस वक्त के जो लोग बंदूक बरदार थे, उनको पेट्रोनाइज करने के लिए उस ताकत को इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया. मेरे हिसाब से वो भी बराबर के शरीक है. उनमें और एक मिलिटेंट में कोई फर्क नहीं. जो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे या फिर कांग्रेस के, वो भी बराबर के मिलिटेंट्स. उनको आप कैसे छोड़ सकते? मगर बिट्टा कराटे जैसे लोगों को आज तक सजा क्यों नहीं मिल पाई है? मैं वही कह रहा हूँ, वो सियासी जमातें तो उनके साथ मिली जुली थी. सियासी जमातों ने ही तो उनको साथ दिया. अगर मिली जुली नहीं होती तो उस वक्त कुछ भी नहीं होता. कश्मीरी पंडित बच सकते थे, उनके घर नहीं लुटे होते. तो कहीं ना कहीं वो जमातें इन मिलिटेंटों के साथ मिली हुई थी. यस. ये तो वहां पे पॉलिटिकल सपोर्ट था और इसी वजह से अभी तक उनको सजा नहीं मिल पाई है. हाँ, एक पॉलिटिकल सेटअप उनके फेवर में था. पॉलिटिकल सेटअप उनके फेवर में था. अभी जो मूवी आई है द कश्मीर फाइल, इसी के बाद से कश्मीर की बातें फिर से शुरू हो गई हैं. तो बहुत लोगों ने मूवी को क्रिटिसाइज किया है, बहुत लोगों ने प्रेज भी किया है. तो आपको क्या लगता है कि द कश्मीर फाइल में जो भी डिपिक्शन हुआ था उस क्राइम का, उस एक्सोडस का, वो एक्यूरेट था या नहीं था? नहीं, उसमें जो कुछ दिखाया गया है उसमें ज्यादातर तो सच ही है. उस मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया उसमें ज्यादातर सच है. लेकिन सच इतना ही नहीं है, सच और भी बहुत है. कश्मीरी पंडित मारे गए, और बदकिस्मती से पार से आए हुए मिलिटेंटों के साथ कश्मीर के भी मिलिटेंट थे उनके मारने में. कश्मीरी पंडित बेघर हुए, ये भी बिल्कुल एक सच है. एक मजहबी नफरत कश्मीरी पंडित के खिलाफ यहाँ फैलाई गई, वो भी सच है. वो मजहबी नफरत आज भी कश्मीर के मेजॉरिटी कम्युनिटी के एक तबके में है, एक छोटा सा तबका. लेकिन ये एक रियलिटी है, इसमें क्या कर सकते हैं आप. लेकिन हजारों में कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए. वो मुसलमान जो मुल्क के साथ थे, जो आइडिया ऑफ इंडिया का साथ दे रहे थे, जो मॉडरेट मुसलमान थे या प्रोग्रेसिव मुसलमान थे, वो भी मारे गए. वो कश्मीरी फाइल जो कि सारी बातों को नहीं बता सकती है 2-2.5 घंटे में. मेरे हिसाब से एक और कश्मीरी फाइल बननी चाहिए जिसमें जो और बाकी चीजें हुई वो भी दिखाई जाए. अब कश्मीरी पंडित्स के लिए कश्मीर फाइल्स ऐसा ना हो कि और नफरतें उनके खिलाफ हो जाए, बल्कि कश्मीरी पंडित वापस घर आए. कश्मीरी फाइल का यही मकसद होना चाहिए. रादर somebody using it as a tool of hatred or division, we have to
take it as an eye opener for the permanent and respectful rehabilitation of Kashmiri Pandits, safe and timely return of Kashmiri Pandits. Yes. तो 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद कश्मीर में क्या वायलेंस पहले से 2019 से पहले जितना वायलेंस होता था उससे कम वायलेंस हो रहा है या फिर उतना ही अब बढ़ गया है? नहीं, इसमें हम वी कैन नॉट कंपेयर। 2019 से पहले स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स बहुत ज्यादा होते थे, स्टूडेंट पेल्टिंग बहुत ज्यादा होती थी, छोटे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज को थोड़ा सा फोर्स इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसमें ये लोग मारे जाते थे या फिर बहुत बार जख्मी हो जाते थे। पैलेट इंजरीज काफी हुई थी 2019 से पहले। 2019 के बाद अभी तक कोई पैलेट इंजरी नहीं हुई, कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट नहीं हुई। लेकिन हाँ, मिलिटेंसी अभी भी कंट्रोल में नहीं है। मिलिटेंट जो अटैक्स है वो बराबर के, सिविलियन किलिंग्स बंद नहीं हुई है। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जब मैंने आपको इनवाइट किया था उसी वक्त उससे एक या दो दिन पहले मैंने आपके ट्विटर टाइमलाइन पे देखा था कि 2 भाई मारे गए थे, वो कश्मीरी मुस्लिम से थे शायद, और अभी एक दो दिन पहले ही 2 नॉन नेटिव भी मारे गए हैं। तो इतना ज्यादा क्राइम अभी भी हो रहा है, पर स्टेट मशीनरी इस क्राइम को, इस टेररिज्म को वहां पर अब तक रोक क्यों नहीं पाई, उस पर काबू नहीं कर पाई, काबू क्यों नहीं कर पाई है? ये बिल्कुल हकीकत है। पिछले एक महीने से तकरीबन 20-25 सिविलियन जो है मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, पुलिस के लोग मारे गए, और कुछ मिलिटेंट भी मारे गए इनकाउंटर्स में। इस वक्त तो जम्मू कश्मीर को जो होम मिनिस्ट्री चला रही है, बिकॉज वी आर इन यूनियन टेरिटरी, वी डोंट हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो उसमें आप मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कंट्रोलिंग दीज मिलिटेंट अटैक्स। बराबर मेरे हिसाब से जितने मिलिटेंट अटैक्स 19 से पहले होते थे अभी भी वैसे ही है। सिविलियन किलिंग्स और अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस तो कंटिन्यू है, लेकिन हाँ, लॉ एंड ऑर्डर में काफी चेंज आई है। स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स नहीं हो रहे, स्टूडेंट पेल्टिंग कंपैरेटिवली बहुत कम है। सो दिस इज वन गुड साइन, वेरी गुड साइन। तो अभी मैं कल और परसों पढ़ रहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया है जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया है। तो क्या ये ग्राउंड पे इसका इफेक्ट आपको नजर आ रहा है? और आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद क्या स्टेट का इन्वेस्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कश्मीर में जो हुआ उससे इंफ्रा इम्प्रूव हुई है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको ग्राउंड पे नजर आ रहा है क्या? ये बिल्कुल सच है। इन्वेस्टमेंट काफी हो रही है जम्मू कश्मीर में। अभी गल्फ के भी कुछ कंपनीज आई हुई है जो इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे, खासकर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। ये एक दिस इज अ वेरी वेलकम इनिशिएटिव इंडीड। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा बजट रखा है। ये बहुत अच्छा है, पीपल वेलकम दीज स्टेप्स। लेकिन वो होना चाहिए, क्योंकि 30 साल से जो यहाँ पे डेवलपमेंट का ग्राफ काफी नीचे चला गया था जो नामुमकिन हालातों की वजह से। उसको फिल करने के लिए और करने की जरूरत है। कॉरपोरेट सेक्टर को यहाँ पुश करने की जरूरत है, खासकर कश्मीर में। कश्मीर का जो मौसम है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए बेस्ट है। और छोटी जो है फैक्ट्रीज जम्मू के सूबे में एस्टेब्लिश की जा सकती है। यहाँ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज लाई जाए जिससे पोल्यूशन कम हो और लोग ज्यादा एंगेज हो जाए।
उस तरीके से हमें सोच के यहाँ पे डेवलपमेंट के इस मॉडल को आगे लेके जाना है। कश्मीर की कुछ होम इंडस्ट्रीज है, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स है, एप्पल या ये जो एप्पल इंडस्ट्री है, और भी 2-3 छोटी इंडस्ट्रीज है जिनको हम थोड़ा बढ़ावा दे सकते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट हो, लोग ज्यादा एंगेज हो और उससे उनका लाइवलीहुड अर्न ये किया जा सकता है। हम्म 20 बट कंपैरेटिवली 2019 से इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है और काम भी अच्छे पेस से हो रहा है। यस। तो 2019 के बाद फिर आपका कोविड स्टार्ट हो जाता है और उसमें सभी चीजें बंद हो जाती है और कश्मीर की इकोनॉमी टूरिज्म पे बहुत ज्यादा की डिपेंडेंट वजह है। से हाँ, कोविड की वजह से 2 साल तो बिल्कुल डिस्टर्ब हुए। ये तो एक हकीकत है, ये यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में 2 साल डिस्टर्ब हुए। जिस प्रकार से काम हो सकता था वैसे हुआ नहीं, लेकिन अब उन चीजों को भी फिल करना है क्योंकि अब नॉर्मलसी बहाल हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर में भी बेहतरी है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में। हाँ, मिलिटेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सिविलियन किलिंग्स भी हो रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक्स भी हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बेहतरी आई है, बहुत बेहतरी। तो उन चीजों का फायदा उठाकर हमें डेवलपमेंट को आगे लेके जाना है। हम्म तुम अगर इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि यूथ अगर अनएम्प्लॉयड है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है, मगर इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है ये क्राइम जो वहाँ पे इतने ज़्यादा बढ़ गया है, उससे भी इन्वेस्टर डिस इनकरेज हो जाते हैं। तो क्या स्टेट को या फिर गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए जिससे कि ये मिलिटेंसी वहाँ पे और कम हो जाए? देखिए, मेरे हिसाब से नौजवानों को एक फील देना है, नौजवानों को ज्यादा नंबर्स में एंगेज करना है, क्योंकि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड होने की वजह से साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस के शिकार हो जाते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स है ये उनको टैप करके आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं। और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एक ग्रैंड पॉलिटिकल इनिशिएटिव लॉन्च करना है जम्मू कश्मीर में, जिसमें हर सोच के लोग एकोमोडेट हो जाए, हर सोच के लोगों को एकोमोडेट करना है पॉलिटिकली। तब जाकर बहुत सारी चीजों को सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। हाँ, अब बाहर के कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके साथ हमें कलेक्टिवली फाइट करना है। जो बाहर के जो कुछ फोर्सेस है, एलिमेंट्स है, वी हैव टू फाइट विद देम। लेकिन जो हमारे अंदर के जो लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनके साथ लड़ने में तो हमारा कोई फायदा नहीं हो। हम्म मेरे हिसाब से उनको हमें मेन स्ट्रीम में लाने की हर कोई कोशिश करनी। मेन स्ट्रीम में ही हम बहुत सारे मसलों का हल निकाल सकते हैं। जिन गलत रास्तों पे वो है, वो गलत रास्ते उनके लिए भी सही नहीं है और लेकिन हमारे लिए भी फायदेमंद नहीं है। हम्म कश्मीर की इकोनॉमी डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। तो क्या कोविड के बाद और 2019 के बाद फिर कोविड आ गया और कोविड में टूरिज्म ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी वो इंडस्ट्री, तो क्या टूरिज्म वहाँ पे अब रिवाइव हो रही है और क्या वो अब बिल्कुल नॉर्मल में आ गई है जो कि पहले था? टूरिज्म बहुत रिवाइव हुआ है। अभी कुछ दिन पहले तो 15,000 लोग एक दिन में जो है श्रीनगर एयरपोर्ट से आए थे, जो एक रिकॉर्ड है, पिछले 30 साल में पहला रिकॉर्ड। एक ही दिन में नहीं नहीं, एक शायद 30 दिन में जो ये टुलिप गार्डन है जो अभी ओपन हुआ था, अभी बंद हो रहा है, वो 1 महीने तक रहता है, 40 दिन तक। तो हम्म 3.5-4 लाख लोग ने विजिट किया, बाहर के 4.5 लाख लोगों ने विजिट किया। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और टूरिज्म फिर से पिक कर रहा है। दिस इज अगेन अ गुड ओमेन, क्योंकि जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर की इकोनॉमी इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। यस, जब टूरिज्म सही रहता था, यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री तभी चलती है जब टूरिज्म सही रहे। तो यहाँ टूरिज्म जितना सही रहेगा उतना ही यहाँ कश्मीर प्रोग्रेस करेगा।
और टूरिज्म के लिए सिर्फ और सिर्फ अमन प्रीरिक्विजिट है। जब पीस होगा तब टूरिज्म होगा, और जब टूरिज्म होगा तब खुशहाली होगी, डेवलपमेंट होगी। तो ये सारी चीजें लिंक्ड है। अब यहाँ की सिविल सोसाइटी को भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रोल है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है सिविल सोसाइटी की। यू नो, दे हैव टू प्ले देयर पार्ट। ये पूरा हम गवर्नमेंट पे ही नहीं रख सकते हैं, यहाँ के लोगों पे भी एक जिम्मेदारी है अमन को कायम करना, क्योंकि जब अमन होगा तब हम सारे लोग उसमें खुशहाल रह सकते हैं। राइट। तो एक एक जगह एक लेवल पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है और टूरिज्म का भी रिवाइव हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है, नए नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। पर दूसरे जगह पे वहाँ पे वायलेंस बढ़ गया है एक महीने में। सो इन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कश्मीर का अभी नियर फ्यूचर कैसा होने वाला है, पॉजिटिव या फिर मिक्स्ड? ये तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री चला रही है, ये सवाल तो उनसे करना है आपको। हाँ, एज ए कश्मीरी, एज मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, मेरी भी एक जिम्मेदारी है। जब अमन होगा तभी यहाँ पे खुशहाली होगी, तरक्की होगी। अमन नहीं होगा तो तरक्की नहीं हो सकती है। 30 साल से यहाँ पे तरक्की नहीं हुई क्योंकि अमन नहीं था। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलती है, अमन होगा तरक्की होगी, अमन नहीं होगा तरक्की नहीं होगी। तो वायलेंस जितनी बढ़ेगी बदअमनी होगी, बदअमनी जितनी होगी उससे तरक्की नहीं होगी। ये कॉमन सेंस है और ये हर कोई समझता है। वायलेंस कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, लोग खुश रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बिजी इंसान हैं, तो इसके लिए, इस एपिसोड के लिए इतना ही। मैं आपसे एक एपिसोड में बात करना चाहूँगा कश्मीर के कल्चर के बारे में, वहाँ पे कल्चर पे किधर किधर से इन्फ्लुएंस आया है और वो कैसे मिक्स बैग हो करके कश्मीर का जो कल्चर है वो बना है। तो मैं उस पर एक एपिसोड में सेपरेटली आपसे बात करना चाहूँगा। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही, एंड आई होप कि कश्मीर में पीस आए, लोग खुश रहें, कश्मीरी पंडित लोग वापस जा सकें और वहाँ पे वायलेंस कम हो जाए, क्योंकि वायलेंस होता है तो आपने खुद अपने दोस्तों को मरते हुए देखा अपने सामने, सो बहुत गहरा असर होता है, स्पेशली बच्चे के दिमाग पे। सो आई होप, आई विल प्रे फॉर पीस इन कश्मीर। एंड अगर आपको जावेद भाई को फॉलो करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, मैं उनका ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप जाकर के उनको फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू जावेद भाई फॉर डूइंग दिस। मुझे कश्मीर के बारे में इतना कुछ थैंक यू पता सो नहीं था, मच। बट आपके पर्सपेक्टिव से, आप अभी कश्मीर में रह रहे हैं तो आपके पर्सपेक्टिव से इस सिचुएशन को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। And everybody, if you enjoyed this episode, then make sure that you like, share and subscribe, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।